हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एचपीएस 2026 रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज योर इंडियन इकोनॉमी सेशन। आपके सिलेबस में जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है उस पे बेस्ड हम लोग जो है 10 एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो आई होप इज बोथ लाउड एंड क्लियर। ऑल राइट गाइस, सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ हमारे इनिशिएटिव जो मेंस स्पेसिफिक हम चला रहे हैं। अभी आपका जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है एचएएस का सितंबर में जो होना है, तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है तुल्या। प्लस यू हैव गॉट द टेस्ट सीरीज आल्सो। Apart from that, we have got the HPS mains question bank, and the otherwise the batches are also live right now. चलिए, so first question आज का हमारा, with reference to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, consider the following statements. First, it is a statutory body established under an act of parliament. Second, it is responsible for developing infra projects only in the northeastern region of India. Third, it functions under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highways. And fourth, it is involved in implementing projects that support India's Act East policy. So आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3 या फिर 1, 3 and 4। हाँ जी बच्चे, क्या लगता है क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फटाफट बताइए। देखिए, जहां तक पहली स्टेटमेंट है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्चुअली गलत है। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, विच बेसिकली मीन्स के फर्स्ट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां से ये बाहर हो जाएगा एंड ये भी बाहर हो जाएगा, ए एंड डी जो है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑल्सो मीन्स के अब देखो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2, 3 एंड 4 दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो अभी देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही प्रोजेक्ट कर रहा है। देखो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है और गलत भी है। यहाँ पे हमें ये बोलने में कोई गलती नहीं होगी, या फिर अगर ये बोलें तो स्टेटमेंट गलत नहीं होगी कि मेजॉरिटी जो फोकस है दैट इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बोल देना कि सिर्फ वही डेवलप कर रहा है तो दैट इज इनकरेक्ट। सो सेकंड विल बी अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो दैट मीन्स आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो वैसे तो स्ट्रेट वे आंसर यहाँ से आ गया, बट फिर भी है ना, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ जो है वो एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है MORTH के पास है, मॉर्थ के पास है, एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है ये प्रोजेक्ट विच सपोर्ट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखे और उस पॉलिसी को भी फर्दर कर रहा है। सो 3 and 4 बोथ स्टैंड टू बी करेक्ट ओनली, ठीक है जी। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन 3 and 4, ठीक है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट था दैट इट इज अ सेंट्रल PSU बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के किसी लॉ से इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड वाज आल्सो इनकरेक्ट कि मेजर फोकस है बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, बट बाकी रीजन जो हैं कंट्री के इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। देन इट फंक्शंस अंडर नॉर्थ एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, खास तौर से जहां पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर रीजन में एनहांस करने की बात आती है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट हैड आंसर 3 and 4। चलिए ग्रेट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आयुर्वेद आहार इनिशिएटिव इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इट रेफर्स टू फूड प्रोडक्ट्स डेवलप इन लाइन विद आयुर्वेदिक डाइटरी प्रिंसिपल्स फोकसिंग ऑन बैलेंस, सीजनैलिटी, यूज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। Third, the FSSAI or the FSS regulations aim to guide food business operators by providing standardization for manufacturing Ayurveda-based food products. And these regulations are enforced by Ministry of Ayush to integrate traditional knowledge with modern health standards. तो आपसे पूछा क्या सवाल ने कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, which of these statements is or are correct। चलिए, तो करेक्ट के अकॉर्डिंग जो है देखिए इसमें से क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? हाँ जी बच्चे, ऑलराइट। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है कि आयुर्वेद आहार जो है वो इन सब फूड प्रोडक्ट्स के आप कह सकते हो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बैलेंस करना डाइट को सीजनैलिटी के साथ एंड यूजिंग मोर ऑफ द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सेकंड, FSS आयुर्वेदा आहार रूल रेगुलेशंस जो हैं दे एम टू गाइड इट अंडर standardization for manufacturing of these food products, which is also again true। तीसरा देखो जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत है। FSSAI जो है वो है इसका रेगुलेट करने वाला बॉडी, आयुष मंत्रालय नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर हमारा ये एलिमिनेट हो जाएंगे तीनों स्टेटमेंट्स, एंड आंसर बिकम्स ऑप्शन
A, that is 1 and 2. Right? So first was correct, second was correct, third was not correct. क्यों? क्योंकि these are not enforced by the Ayush Ministry, but they fall under the jurisdiction of the Food Safety and Standard Authority of India, which is your FSSAI. ठीक है? I hope that is understood. चलिए, great. Then further, third question with reference to Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, consider the following statements. Pehla, it was established under the Companies Act and functions under the Ministry of Finance. Second, it facilitates the refund of unclaimed dividends, matured deposits and shares to investors. Third, the fund under IEPFA includes amounts that remain unclaimed for more than 7 years, including application money due for refund and interest on इन्वेस्टमेंट्स. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू दी IEPFA. ठीक है, एंड ध्यान रखना इसमें से करेक्ट पूछा है. यस गाइस. चलिए, सो फर्स्ट देखिए जो स्टेटमेंट है हमारा कि इट फंक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट, सॉरी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो पहली बात तो यहाँ पे मंत्रालय जो है वो हमारा हो जाता है गलत, which means the first statement has to be false. ठीक है. Second के it facilitates the refund of unclaimed dividends. Yes, that is fine. Matured deposit and shares to investors. बिल्कुल, जो फंड रीसेटल करने में दिक्कत जहाँ पे फेस हो रही हो तो उसमें जुरिस्डिक्शन जो है वो इसके पास है. ऑफ कोर्स अवेयरनेस और एजुकेशन जो है, क्योंकि नाम भी देखो क्या है, प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, राइट. तो जो भी क्लेम्स होंगे या जहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुई होगी किसी के पेमेंट की, तो उसमें भी अश्योरेंस इसकी तरफ से ही है और उसका अवेयरनेस लेके आने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है. Then it it includes the amounts which are unclaimed for more than 7 years, including application money due for refund and उसके जो ब्याज बनता है. So that is also correct, which means 2 and 3 हमने second and third को बोला है कि correct है. That is your option C. ठीक है, फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा. क्यों? मिनिस्ट्री फाइनेंस नहीं था, मैंने कहा था फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई थी, विच इज एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, इट इज अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ईस्टर्न भूटान ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. Second, project is being developed under a PPP between Bhutan's Druk Green Power Corp and India's NHPC. Third, it is expected to generate approximately 4.1 TWh of electricity annually upon completion. आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. 1 2 1 3 2 3 या फिर 1 2 1 3. हाँ जी बच्चे, शाबाश. देखिए अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो है ना NHPC के साथ नहीं है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो टाटा का है, द टाटा ग्रुप. ठीक है, दैट बेसिकली मींस कि सेकंड जो है वो हमारा गलत हो जाता है, विच मींस ये गलत होते ही आपका आंसर आ जाएगा. वैसे तो ऑप्शन जिस हिसाब से रेंज, राइट, विच वुड मीन दैट फर्स्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. यस, दैट इज करेक्ट ओनली. सेकंड, लोकेटेड इन ईस्टर्न भूटान ऑन अ ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर, अगेन करेक्ट. Expected to generate this much power, this much electricity, again is true, which means first and third option क्या बनता है, ये option B becomes our answer. ठीक है, तो सेकंड इनकरेक्ट हुआ. क्यों? कि PPP अरेंजमेंट जो है वो भूटान के ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ जो है बिल्कुल हुआ है, लेकिन भारत से टाटा पावर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है या वो इन्वॉल्व है इसमें, नॉट NHPC. तो NHPC वहां पे जो है स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देता है. ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, विद रेफरेंस टू इंडियाज स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड consider the following statement. पहला, it is India's first development impact bond aimed at improving employment outcomes through skills training. Second, the initiative is supported by Ministry of Labour and Employment and implemented by ESIC. Third, a key objective of the bond is to ensure job placement and retention with a special focus on empowering women. तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या फिर 1 2 1 3. स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड आप लोगों ने इसके बारे में बताना है सही कौन सा है. ऑल राइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट दी स्टेटमेंट. देखो पहला स्टेटमेंट जो है कि एम्ड एट इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड ESIC. देखो इसमें कॉम्बिनेशन जो है ये गलत है. अब कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पे विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो रही है.
तीसरा की ऑब्जेक्टिव जो है इंश्योर करना जॉब प्लेसमेंट एंड रिटेंशन, स्पेशल फोकस ऑन एम्पावरिंग द वुमेन, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 1 एंड 3। ठीक है, सेकंड में देख लो क्यों गलत था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ PSIC जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वाया द NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, विच मेड दैट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट हमारा वहां पे गलत हो गया था जो हम ये देख रहे थे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। विद रेफरेंस टू RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, the DPI index, the DPI is designed to measure the extent and depth of digital payments adoption across India. Second, the index has March 2020 as its base period with the base value set at 100. Third, among the 5 broad parameters of the index, payment performance carries the highest weight. और आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है हाई है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या फिर 1 2 1 3। हाँ जी बच्चे, I'll wait for a few seconds, आप लोग तब तक प्लीज मार्क करिए अपने आंसर्स। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है विच सेज DPI जो है इज मेजर्ड टू कैप्चर द एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन अक्रॉस इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। हम लोग इस चीज के ऊपर बढ़ावा देते आए हैं, द एंटायर NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर उसको आपका UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, फिर ULI का डेवलपमेंट, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, राइट। So we are working towards that and of course the central bank digital currency है ना। फिर इंडेक्स का जो बेस है मार्च 2020, ये है गलत। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कि सही ईयर क्या है जो इसका बेस है, प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मीनवाइल थर्ड स्टेटमेंट में जो बोल रहा है कि 5 ब्रॉड पैरामीटर्स में से परफॉर्मेंस जो है पेमेंट्स का, पेमेंट परफॉर्मेंस कैरीज द हाईएस्ट वेट, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर 1 एंड 3 बनता है विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, बी एज इन बॉम्बे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा इनकरेक्ट था, क्यों, 2020 नहीं है, मार्च 2018 है। ठीक है जी, ओके। और ये पेमेंट परफॉर्मेंस का हाईएस्ट वेट है 45%। तो विद दैट एक ही स्टेटमेंट गलत थी, दैट इज ऑप्शन स्टेटमेंट 2, राइट। चलिए ग्रेट, next moving to question number 7, consider the following statements. Infrastructure investment trusts are designed to pool small sums of money from a small number of investors to invest in infra assets. Second, InvITs are regulated by Ministry of Corporate Affairs. आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो इनकरेक्ट है, 1 2 बोथ या फिर नन। हाँ जी बच्चे, देखिए इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है कि जहां हम बात करते हैं इनविट्स की, है ना, जैसे आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रीट्स, वैसे ही हमारे पास इनविट्स हैं। ठीक है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। किस चीज के लिए, टू मोबिलाइज मनी विच इज स्पेसिफिकली टू बी यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप क्या कर रहे हो, अलग अलग इन्वेस्टर्स से छोटे छोटे सम्स ऑफ मनी को पूल करके एक बड़ा पूल बना रहे हो, इनको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को बिल्ड करने के लिए। तो स्टेटमेंट जो पहली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली आप कह सकते हो इन्वेट का डेफिनेशन ही है। सेकेंड जो बोल रहे हैं रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि रेगुलेशन जो है वो आपका है विद दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जिसको आप बोल देते हैं सेबी। तो सेबी के पास है इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड गलत है, तो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, चलिए देन 8th पे चलते हैं, ये हो गया हमारा। विद रेफरेंस टू ई श्रम पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ जी, पहला, it is the first national level portal launched to create a comprehensive database of unorganized workers in India. Second, the portal has been developed and managed by Ministry of Electronics and Information Technology, METI. And third, it aims to enhance access to social security and facilitate job matching for workers in the unorganized sector. हाँ जी बच्चे, क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका?
प्लीज मार्क करके बताइए कमेंट बॉक्स में, प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज द फर्स्ट नेशनल लेवल पोर्टल लॉन्च टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। हाँ ये ठीक है, ई श्रम पोर्टल की ये डिस्टिंक्शन जो है इट स्टैंड्स टू बी ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट को कर देंगे करेक्ट। सेकंड, the portal has been developed and managed by मेटी, ये एक्चुअली गलत है। तो इसका आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि मेटी नहीं है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री है। तीसरा, के एम्स टू एनहांस एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट जॉब मैचिंग फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ ये है कि इनको और बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोविजन दिए जा सके एंड साथ साथ जहाँ पे जॉब मिसमैच है इनको वो जो कह सकते हो कि आप गैप्स थे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको थोड़ा सा प्लग करके बेटर फैसिलिटेट किया जा सके फॉर जॉब मैचिंग। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या बनता है, करेक्ट पूछा है 1 and 3, ऑप्शन ये बन जाएगा 1 and 3 सी। ठीक है जी, चलिए ग्रेट। सो दैट इज फर्स्ट करेक्ट था कि 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था एंड वी आर अप्रोचिंग इट्स 4th एनिवर्सरी यू कैन ऑल्सो से, राइट, के इस साल ही जो है हम उस तक पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। सो इट इज द फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग द गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर्स। क्योंकि देखो प्लीज अंडरस्टैंड दैट माइग्रेशन इन द कंट्री, द डोमेस्टिक वन, जो इंटरनल माइग्रेशन होता है फ्रॉम स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू अदर स्टेट्स जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को बेटर मिलती हैं, तो उस केस में आपको इन वर्कर्स के डेटा के कलेक्शन के लिए कुछ पोर्टल ऐसा सेंट्रलाइज चाहिए था। ठीक है, चलो सेकंड गलत था, क्यों कि while the Bhashani project of METI was used to upgrade the portal in 22 Indian language, the portal itself is developed and maintained by Ministry of Labor and Employment। तो ये इसमें एक छोटा सा कह लो ट्रैप था आप लोगों के लिए कि अभी जो भाषणी वाला अपग्रेड था 22 नेशनल लैंग्वेजेस में वो मेटी ने फैसिलिटेट किया था, बट पोर्टल इटसेल्फ मेंटेन करता है जो श्रम मंत्रालय है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चे, थर्ड करेक्ट ही था कि एम्स टू एनहांस एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, इनेबल जॉब मैचिंग एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये हमने देख लिया तीसरा ऑप्शन सी जो है वो सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड फूड इंडिया initiative, consider the following statements. पहला, it is organized by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to promote food security and nutrition in India. Second, the theme for World Food India 2025 is processing for prosperity. Third, the initiative aligns with Make in India mission and aims to boost investment and infra in the food processing sector. हाँ जी, तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट? चलिए शाबाश, फटाफट बताइए। ऑलराइट, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो फर्स्ट जो है गलत है। सेकंड, 2025 वर्ल्ड फूड इंडिया का थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली इज करेक्ट। थर्ड, इट अलाइंस विद मेक इन इंडिया मिशन एंड एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज ऑल्सो फाइन। तो आंसर बनता है 2 and 3 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलिए, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड नॉट द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो हम स्टेटमेंट 1 में बोल रहे थे इज द रीजन के पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत थी। ओके, लेट्स मूव अहेड, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विद रेफरेंस टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, consider the following statements. Pehla, it was established under the Companies Act 2013 to enhance the credibility and transparency of financial reporting in India. Second, one of its functions is to recommend accounting and auditing standards for approval by the Reserve Bank of India. Third, it has the authority to monitor compliance and oversee quality of services provided by auditors and related professionals. And the question wants you to mark the correct statements. 1, 2, 2, 3, 1, 3 and 1, 2 and 3. हाँ जी बच्चे,
चलिए देखिए, जहां तक NFRA यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात है, तो ये बिल्कुल कंपनीज एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड किस लिए? टू एनहांस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो पहला सही है। दूसरा, वन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू रेकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अप्रूवल। देखो यहाँ कीवर्ड क्या है, ये बोल रहे हैं अप्रूवल बाय द RBI। अब ये इसमें प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज बाय अप्रूवल इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI के पास ये पावर नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट में बिकॉज इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटन हियर एंड नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। आखिरी, इट हैज द अथॉरिटी टू डू दिस 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 इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर क्या बनता है हमारा? पहला और तीसरा, विच मीन्स ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ठीक है बच्चे। चलिए, so let's take a look at this. So NFRA recommends accounting and these standards to central government and not the Reserve Bank of India, ठीक है। वहां तो हमने ऑथराइजेशन ही लिख दिया था, एक्सट्रीमली इनकरेक्ट, राइट। बाकी सही है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 132 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू इंप्रूव क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता है भारत के अंदर, ठीक है। दूसरा गलत है। तीसरा, कि इट इज एम्पावर्ड टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस, ओवरसी क्वालिटी ऑफ सर्विस and recommend measures for improvement, ठीक है बच्चे। तो that is the last question. Alright, so I hope आप लोगों ने अपने स्कोर्स भी लिखे होंगे। जिन लोगों का टारगेट जो है 2026 का है, यू कैन रिवाइज, यू कैन अप योर प्रिपरेशन। यहाँ से आप लोग जो है, ये सेशन हम हर वीक कंडक्ट करते हैं वीकली बेसिस पे। चलिए, ग्रेट। सो विद दैट इट्स अ रैप, आई टेक योर लीव। मैं लूंगा आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच। जाते जाते बस आप लोग क्या कीजिएगा, ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा एंड हिट दैट लाइक बटन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिमाचल, जय भारत।